हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे सर लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का टाइप 2 स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा सर कि मेरे टाइप 2 के सवालों को बनाने के दो मेथड है। सर मेथड नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया, मेथड नंबर 2 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मेथड नंबर 2 पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज कि अगर बोर्ड एग्जाम में टाइप 2 का सवाल आता है तो आप मेथड नंबर 2 से मत बनाना, मेथड नंबर 1 से ही बनाना। तो सवाल यह है सर कि अगर मेथड नंबर 2 से बनाना ही नहीं है तो मेथड नंबर 2 बता क्यों रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेथड नंबर 2 के अंदर जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके लिए ये यूजफुल होगा। क्लियर है? अब देखो क्या कंसेप्ट और मेथड 2 हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल आपका फोकस हाई होना चाहिए क्योंकि यहां पे बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी मेथड नंबर 2 सॉल्व होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसको मैं एक साथ मेथड 2 में यूज कर दूंगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। तो सर कुल मिला के मुझे मेथड 2 से चेक करना है कि gx मेरा fx का एक फैक्टर है या नहीं है। क्लियर है? सवाल सबका नोटेड है। अब मेथड 2 पे डायरेक्टली आने के लिए अपने स्लाइड को थोड़ा सा खाली करता हूं। अब यहां पे देखो, तो कुल मिला के सर ये मेरा सवाल है और मुझे बहुत अच्छे से यहां पे पता है कि मुझे क्या चेक करना है कि क्या gx मेरे fx का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब यहां पे मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना और समझना कि मैं क्या क्या कह रहा हूं। अब यहां पे बात को समझो। सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं सर, तो मेरे पास कोई कोशेंट में पॉलिनोमियल आता है और मेरे रिमाइंडर में पॉलिनोमियल आता है। सर ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सर जब हम ये चेक करते हैं कि क्या मेरा ये gx fx का फैक्टर है या नहीं, तो चेक करने के लिए अल्टीमेटली हम मेथड 1 में क्या कर रहे थे सर, तो अपने fx को gx से डिवाइड कर रहे थे। सर यही कर रहे थे। क्लियर है? और मैंने आपको क्लियर कट कहा है कि कभी भी अगर एक चीज को किसी दूसरी चीज से डिवाइड करोगे तो आपका ये जो डिवीजन एल्गोरिथम वाला मैथमेटिकल रिलेशन होता है सर, कौन सा रिलेशन, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो रिलेशन सर हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा। यानी कि सर दुनिया की कोई भी चीज अगर किसी दूसरी चीज से डिवाइड होगी तो वो रिलेशन सेटिस्फाई होना ही होना है सर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी रिलेशन का यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। तो कुल मिला के सर मेरे डिविडेंड का काम कौन कर रहा है, तो मेरे डिविडेंड का काम सर एफएक्स कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर डिविडेंड का काम मेरा एफएक्स कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं डिविडेंड बराबर, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना, कहीं भी मिस करोगे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल फोकस यहां पे। तो सर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट। अब देखो डिवाइजर का काम कौन करेगा, तो सर जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर का काम करता है। तो मतलब कि सर ये gx मेरा डिवाइजर का काम करेगा, यानी कि सर मेरा जो डिविडेंड है वो हो जाएगा डिवाइजर इनटू, अब मेरी बात को यहां ध्यान से सुनना, इनटू कोशिएंट। कोशिएंट आपको नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए उस कोशिएंट को qx मैं बोल देता हूं, ठीक है, प्लस कोई रिमाइंडर। सर रिमाइंडर को मैं क्या बोल दूंगा, rx। अब यहां पे फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि आप चेक करो कि क्या ये जो gx है ये fx का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर gx fx का एक फैक्टर होता, अगर gx fx का एक फैक्टर होता, तो सर अगर मैं fx को gx से डिवाइड करता तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। कंप्लीटली डिवाइड हो जाता मतलब कि सर रिमाइंडर 0 आने लगता। लेकिन यहीं पे सर अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं अपने fx को gx से डिवाइड कर रहा हूं और मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो मैं तुरंत कह दूंगा सर कि ये जो मेरा gx है वो fx का फैक्टर नहीं है। ये फंडा सभी को क्लियर है? यानी कि हमने सर इसका सॉल्यूशन अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया था, जहां पे हमने ये देखा था कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है क्योंकि सर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। यानी कि यहां पे जब आप इस फॉर्मेट पे भी वर्क करोगे ना तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर नहीं है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे, अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मेरा सर fx वाला पॉलिनोमियल क्या है, तो सर मेरा पॉलिनोमियल है यहां पे x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब इधर थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा सर gx क्या है मेरा पॉलिनोमियल सर, तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 सर ये मेरा gx है। अब देखो, अब ये qx rx का क्या करे, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अब यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है, तो अब ध्यान से सुनते जाना।
अभी याद करो, मैंने आपको कई बार ये चीज बताई, अभी एक प्रीवियस वीडियो जहां पे हमने वो वाला मेथड 1 डिस्कस किया था, जहां पे एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से हमने डिवीजन का कंसेप्ट डिस्कस किया था, वो वाला मेथड 1। तो वहां पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था सर कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्वाड्रेटिक मिलता है। रीजन क्या होता है सर? रीजन ये होता है कि लीनियर की डिग्री 1 होती है, इस लीनियर की भी डिग्री 1 है, तो 1 में 1 को जोड़ोगे तो 2 बन जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक मिलता है। अब इसी बात को ना मैं उलट के भी कह सकता हूं। देखो उलट के मैं कैसे कह सकता हूं, अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा सर, अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा सर, तो ध्यान रखना आपका जो सर कोशेंट आएगा ना, वो कोशेंट एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। बात को मेरे समझने की कोशिश करो कि अगर आपका ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये किसी लीनियर पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है, बात को समझो, अगर आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी लीनियर पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो सर अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल ही आएगा। मैंने कुछ यहां अलग नहीं किया, बस इसी चीज को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। क्लियर है? मैंने ये जो लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में था इसको उस तरफ भेज दिया तो डिवाइड में आ गया, तो ये वाली चीज प्रूव हो रही है सर। क्या प्रूव हो रहा है? इसको मैं इस तरफ भेज दूंगा सर तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो बाई एल हो जाएगा, तो यहां आपके पास रिजल्ट क्या रहा है? एल। यानी कि अगर एक क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड करते हो और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है सर, तो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल आया। पता करने का फंडा क्या था सर? तो पता करने का फंडा यह था यहां पे कि सर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री है 2, सर मेरे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री है 1, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम 2 में 1 को घटा देंगे, कितना आया? 1। यानी कि ये 1 मुझे बताता है कि आपका जो डिवाइड करने पे क्या आता है? कोशेंट ही तो आता है। तो सर आपका जो कोशेंट आएगा वो 1 डिग्री का आएगा। वही बात यहां पे प्रूव हो रही है। यानी इसी बात को कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। हमने ये भी देखा था सर कि मान लो किसी क्वाड्रेटिक को किसी लीनियर से मल्टीप्लाई करते हैं सर, क्यूबिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, लीनियर की डिग्री 1 होती है, तो क्यूबिक क्यों बन गया? 2 + 1 करोगे तो 3 बन जाएगा, इसलिए सर क्यूबिक बन जाता है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं और ऐसा लिखूं आपके सामने। कैसे लिखूं सर? तो सर अगर मैं इस क्यू को इधर डिनोमिनेटर में भेज दूं, यानी कि सर मैं आपसे पूछूं C/Q आ रहा है, तो आप तुरंत क्या बता दोगे सर? L बता दोगे। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है सर, तो आपके पास हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। इसको चेक करने का तरीका क्या है सर? तो क्यूबिक की डिग्री होती है 3, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो 3 डिग्री में 2 डिग्री को घटाओगे तो 1 डिग्री आएगा, और यही आपके कोशेंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसी चीज को मैं सर ऐसा भी बोल सकता था, कैसा? कि अगर मैं अपने क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? फिर वही फंडा लगाओ कि सर क्यूबिक की डिग्री होती है 3, लीनियर का डिग्री कितना है सर? 1। तो अगर मेरा क्यूबिक लीनियर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा सर, तो आपके पास जो कोशेंट आएगा सर वो 2nd डिग्री का होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? ये फंडा समझ में आया सभी को? ये क्या मैंने किया वो क्लियर हुआ? अब देखो, अब यहां पे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहली चीज क्या कि आखिर मैं अपना ये जो कोशेंट वाला पॉलिनोमियल है वो क्या लिखूं? अब देखो, अब यहां पे होगा ये कि आपके पास इधर जो fx है वो एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है सर? 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इसको आप इस gx से डिवाइड करना चाहते हो, इसको आप एक gx से डिवाइड करना चाहते हो। gx क्या है? आपका डिवाइजर है। कितने डिग्री का है सर आपका डिवाइजर? तो आपके डिवाइजर की डिग्री सर यहां पे दिख रही है 3 है, तो आप एक 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से क्या कर रहे हो? एक 5 डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो। क्लियर है? तो अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा, अगर वो कंसेप्ट यहां पे लगाओगे तो मैं आपसे पूछूं, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आता? तो तुरंत तुम्हारा जवाब फट से आना चाहिए सर कि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो मेरे पास 5 - 3 यानी कि सर 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल आता। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता सर तब 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल आता। अब यहां पे ये चीज भी ध्यान में रखना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं भी होगा तो भी 2nd डिग्री का ही पॉलिनोमियल आएगा। क्या मैंने कहा? कंप्लीटली डिवाइड नहीं भी होगा, तुम डिवाइड करने की सिर्फ कोशिश भी करोगे तो आपका जो कोशेंट बनेगा वो 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। यानी अगर इस चीज को अब मैं जनरलाइज कर दूं तो देखो क्या कह सकता हूं। यानी इस चीज को अब मैं अगर जनरलाइज कर दूं और यहां से पूछूं कि मान लो मेरे पास कोई 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको मान लो मैं किसी 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, तो मान लो ये कंप्लीटली डिवाइड हो भी सकता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं भी हो सकता है।
किसी भी केस की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कोशेंट कितने डिग्री का होगा, तो तुम तुरंत कहोगे सर कंप्लीटली डिवाइड हो या ना हो। मेरे कोशेंट की डिग्री हो जाएगी सर 10 - 3 यानी कि 7। यानी आपका जो कोशेंट निकल कर आएगा ना सर डिवीजन करके, वो कोशेंट की डिग्री सर 7 होगी। और ये फंडा, ये कंसेप्ट याद रखना। अब अगर इस कंसेप्ट के हिसाब से सर हम आगे बढ़े, तो यहां पे मैं क्या कर रहा था सर, अपने इस 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा था। तो सर डिवाइड करने के बाद अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो कोशेंट आएगा ना सर, उसकी डिग्री मुझे पता चल गई। कितनी डिग्री होगी सर? उसकी डिग्री होगी 2। कैसे आई सर 2? 5 - 3 करके। क्लियर है? अब देखो, तो सर वो जो मेरा कोशेंट होगा, यहां से मुझे एटलीस्ट इतना पता लगा कि मेरा कोशेंट सेकंड डिग्री का होगा। क्या होगा सर? सेकंड डिग्री का होगा। और आप चाहो तो मेथड 1 में कॉपी पलटो, कॉपी पलट के मेथड 1 में कोशेंट को चेक करो, सेकंड डिग्री का कोशेंट आ रहा था कि नहीं। और ये वाली जो चीज मैंने बताई ना, अभी तक जितने तुमको सवाल बता दिए ना डिवीजन के, सब में चेक करो, हर जगह वेरीफाई होगी ये वाली बात। जितने डिवीजन तुमने किए हैं हर जगह ये वाली बात वेरीफाई होगी ही होगी। आप चाहो तो पीछे जाके चेक करना। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो, तो सर इतना पता लगा कि मेरे कोशेंट में जो पॉलिनोमियल आएगा वो सेकंड डिग्री का होगा। देखो पॉलिनोमियल तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्या मैंने कहा सर? पॉलिनोमियल मुझे पता नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे पता है सर। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो सर मेरे सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। क्या होता है सर? ax² + bx + c। बस उस फॉर्मेट को यहां पे लिख दो। तो मैंने अपना ये जो सर कोशेंट था, चूंकि मुझे इसके पॉलिनोमियल की डिग्री पता लग गई, तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में यहां पे क्या कर रहा हूं, अपना कोशेंट लिख दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता तो है नहीं कि कोशेंट क्या है। तो मैंने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने कोशेंट को लिख लिया। कितना हो गया सर? तो हमने जो रिजल्ट निकाला उससे पता लगा है कि मेरा कोशेंट सेकंड डिग्री का है, और सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिख लिया सर? ठीक है। अब देखो प्लस, अब इसी तरीके से ना आरएक्स पे सोचेंगे, यानी अपने रिमाइंडर पे। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। अब बहुत अच्छे से आपको पता है सर, क्या पता है कि अगर हम कोई भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो हमने सीखा था अपने कंसेप्ट की क्लास में कि मेरे जो रिमाइंडर की डिग्री होती है ना सर, वो डिग्री हमेशा और हमेशा मेरे डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी। क्या मैंने कहा कि सर मेरे जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो हमेशा और हमेशा मेरे डिवाइजर की डिग्री से सर छोटी होगी। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्लियर है? अब देखो, तो सर मेरा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है सर? तो मेरा जो डिवाइजर है सर उसकी डिग्री है 3। तो इतना जरूर क्लियर है सर कि रिमाइंडर आए या ना आए, बात की बात है, रिमाइंडर आए या ना आए। अगर रिमाइंडर आएगा सर, रिमाइंडर आए या ना आए वो बात की बात है, अभी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन सर जो भी हो इतना कंफर्म है कि मेरे जो रिमाइंडर की डिग्री अगर बनेगी तो वो हमेशा सर 3 से छोटी होगी। यानी अगर रिमाइंडर में कोई पॉलिनोमियल आता है, अगर आता है, तो उसकी डिग्री इतना गारंटेड है सर 3 से छोटी होगी। अब तुम कहोगे सर 3 से छोटी डिग्री 2 भी हो सकती है सर, 1 भी हो सकती है सर, 0 भी हो सकती है सर। आप क्या कहोगे सर कि 3 से छोटी डिग्री 2 भी हो सकती है सर, 1 भी हो सकती है सर, 0 भी हो सकती है। आपको कौन सा कंसीडर करना है सर? तो आप हमेशा हाईएस्ट वाला लेकर चलना। कौन सा सर? हाईएस्ट वाला लेकर चलना। क्योंकि अगर आप हाईएस्ट वाला लेकर चलोगे ना, तो बाकी अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे, बाकी अपने आप उस फॉर्मेट में समा जाएंगे। ये क्लियर है? यानी यहां से जो आपने सर बताया उससे मुझे यह पता लगा कि अगर मेरा रिमाइंडर आता है तो इतना गारंटेड है कि उसकी डिग्री जो भी आए वो 3 से कम होगी सर। तो 3 से कम 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था। हमने जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती थी उसमें सबसे बड़ी वाली पॉसिबिलिटी ली। तो क्या याद रखोगे? आपको हर बार जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी उसमें सबसे बड़ी वाली पॉसिबिलिटी लेनी है। कितनी वाली है सर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी? 2 वाली है। अब फिर से मेरा सवाल है, आपको अपने रिमाइंडर में आने वाले पॉलिनोमियल की, अगर रिमाइंडर आया तो आपके रिमाइंडर में आने वाले पॉलिनोमियल की आपको डिग्री पता लग रही है। कितनी है सर? डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है सर, तो हम अपने पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो तुरंत कहोगे सर मेरे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, और ये लिख दोगे। लेकिन ये लिखना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैंने याद कर आपको बताया था कि जब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कि सर मेरा a, b और c कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि मुझे पता नहीं होता कि मेरा a, b, c क्या है, इसलिए मैं इसको इस अननोन के फॉर्म में लिखता हूं। क्लियर है? अब देखो, आपने अपने ऑलरेडी a, b और c को यूज कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, आपने ऑलरेडी
ए, बी और सी को यूज कर लिया है। तो अगर आप जो अपना सेकेंड डिग्री का आप दूसरा पॉलिनोमियल यूज करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि यूज हुई हुई चीजें ना दिखे दोबारा। क्या लिखना पड़ेगा? यूज हुई हुई चीजें ना दिखे दोबारा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कभी भी कैसे केसेस बनते हैं जब आपको वेरिएबल के टर्म्स में कुछ लिखना होता है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो वेरिएबल एक बार किसी चीज के लिए डिफाइन कर दिया गया है वो सेम चीज दोबारा किसी दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल ना हो। और आपने अपने ए बी सी को ऑलरेडी कोशेंट के पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन कर दिया है, तो इसी ए बी सी को आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? फंडा वही रहेगा सर, फॉर्मेट वही रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, बस इसमें जो अननोन्स होते हैं जो मेरे ये एबीसी हैं इसको मैं बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको एक बार यूज कर चुका हूं तो अब सेम चीज दोबारा यूज नहीं कर सकता एक दूसरी चीज के लिए। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर इस चीज को तुम यहां पे सेम मान लोगे तो इनडायरेक्टली आपने अपने रिमाइंडर और आपने अपने कोशेंट को सेम मान लिया। और तुम कैसे कह सकते हो कि आपका रिमाइंडर और कोशेंट सेम होगा? क्या तुम कह सकते हो? मैं नहीं कह सकता सर। तो आप सेम मान नहीं सकते अपने मन से, तो आपको अलग मान के चलना पड़ेगा। आपने एबीसी यूज कर लिया है तो आपको कोई और कांस्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसी में चेंज करके इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको कुछ ऐसा px स्क्वायर प्लस qx प्लस c लिख देता हूं। कोई दिक्कत? क्योंकि सर एबीसी यूज हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मेरा फॉर्मेट यही है, एबीसी यूज हो गया है, तो अब एबीसी यूज नहीं कर सकता, कुछ और यूज करना पड़ेगा। क्योंकि आज सेकंड डिग्री का ही रहा है तो कुछ और यूज कर दिया सर। तो कुछ और में मैंने पी क्यू और यहां पे आप आर यूज कर लो, ठीक है। एबीसी यूज हो गया तो मैं कुछ पी क्यू आर यूज कर रहा हूं। अब आपको पी क्यू आर पसंद नहीं है तो आप एम एन ओ यूज कर लो, आप सर एक्स वाई जेड यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ये फंडा समझ में आया? आप देखो एक्स वाई जेड तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक्स यहां पे यूज हो गया है, तो आप कुछ और यूज कर लो, जैसे यूवी डब्ल्यू यूज कर लो। क्लियर? तो फंडा समझ में आया सर कि चूंकि हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर चुके हैं और एक क्वोशिएंट को बताने के लिए इसको हमने डिफाइन कर दिया, तो अब हम अपने रिमाइंडर को बताने के लिए यही सेम चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं रखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ही, लेकिन वहां पे इस तरीके से रखूंगा कि सेम टाइप के कांस्टेंट फिर से इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि अब ए बी सी किसके पीछे लग गया? क्वोशिएंट के पीछे। अब यही एबीसी किसी दूसरे चीज के लिए डिफाइन नहीं किए जा सकते, तो मैंने कुछ पी क्यू आर मान लिया। तो मैं अपने रिमाइंडर को यहां पे क्या लिख लेता हूं सर? तो यहां पे अपने रिमाइंडर को मैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और यहां पे प्लस आर बोल देता हूं। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? तो कुल मिला के सर ये वाली चीज इस वाले चीज के बराबर है। अब यहां देखना, इस तरफ देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन में इसको जोड़ोगे और बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, सबको अच्छे से सेट करोगे तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आएगा। सही बात है? अब इधर एक पॉलिनोमियल, इधर एक पॉलिनोमियल, दोनों बराबर। तो दो पॉलिनोमियल बराबर कब होंगे सर? वो तभी होंगे अगर उनके रेस्पेक्टिव एक्स के पावर वाले टर्म्स के कोफिशिएंट्स बराबर हो। मतलब कि यहां पे एक पॉलिनोमियल आया, इसको सॉल्व करके भी एक पॉलिनोमियल आएगा, तो दोनों पॉलिनोमियल तभी बराबर हो सकते हैं अगर उनके कोएफिशिएंट्स भी बराबर हो। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे रिलेशन आएंगे। उन रिलेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू आ जाएगी, मुझे बी की वैल्यू आ जाएगी, मुझे सी की वैल्यू आ जाएगी, मुझे पी की वैल्यू आ जाएगी, मुझे क्यू की वैल्यू आ जाएगी, मुझे आर की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने सर इस सवाल को अपने मेथड 1 से ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो वहां से मुझे पता है सर कि मेरा जो रिमाइंडर आता है वो बिल्कुल आता है, और रिमाइंडर में क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। रिमाइंडर में क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो अगर रिमाइंडर में एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि मुझे मेथड 1 से पता है, तो यहां से मेरे दिमाग में ब्लिंक किया कि अच्छा, मैंने अपने रिमाइंडर का जनरल फॉर्म माना है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और मेरा रिमाइंडर सर मुझे मेथड 1 से पता लग रहा है कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो जब सॉल्व करोगे तो पता है क्या होगा? सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप पी की वैल्यू 0 आने लगेगी, क्यू की वैल्यू 0 आने लगेगी, और बस आर की वैल्यू बचेगी, जो कि इस तरफ इशारा करेगा कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा है सर एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्योंकि क्या बचा? आपके एक्सप्रेशन में पी 0 हो गया, क्यू 0 हो गया, सब खत्म, बचा सिर्फ आर है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म। और हमने देखा भी था सर अपने मेथड नंबर 1 में कि मेरा रिमाइंडर एक्चुअली में कांस्टेंट आ रहा था, और यह चीज अपने आप आपको यहां पे दिख जाएगी सॉल्व करने के बाद। अब यहां पे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब देखो, जब यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करना है सर? हमें कुछ नहीं करना, बड़े सावधानी से और आराम से इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करना है, रीअरेंज करना है, सेट करना है। अब इस चीज पे यहां पे हम बात करते हैं, तो अब ध्यान से देखते जाना। यहां पे पेन का कलर मैं चेंज करता हूं। तो सर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है यहां पे एक्स क्यूब इंटू ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 5,
उसके बाद इसको बिल्कुल देखो, ये पूरे पार्ट को ना, पूरे आरएचएस को मैं बिल्कुल अलग से लिखता हूं, ये पूरे आरएचएस को अलग से लिखता हूं क्योंकि काफी बड़ा जाएगा। तो अगर पूरे आरएचएस को मैं अलग से लिखूं सर, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए एक्स की पावर 5 प्लस प्लस प्लस, उसके बाद कितना हो जाएगा सर, b इंटू एक्स की पावर 4 प्लस प्लस प्लस, कितना हो जाएगा सर, c इंटू एक्स का क्यूब, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3x इंटू ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3a एक्स की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 3x इंटू बी एक्स, ये हो गया 3b एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा 3x इंटू सी यानी 3cx, उसके बाद प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस बी एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमने सॉल्व करके लिख लिया। अब वो भी तो है, उसको भी नीचे उतारो, प्लस यहां पे हो गया पी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया क्यू एक्स प्लस हो गया आर। अब सर सॉल्व कर लिया है, रीअरेंज करो अच्छे से। तो अच्छे से रीअरेंज करेंगे तो x की पावर 5 के कितने टर्म दिख रहे हैं सर, एक लौता टर्म दिख रहा है, एक लौता टर्म लिख लिया ए एक्स की पावर 5, इसका काम हो गया, ऊपर टिक लगा दिया, ठीक है। x की पावर 4 के कितने टर्म दिख रहे हैं सर, ये भी एक लौता टर्म दिख रहा है, ये भी लिख लिया, तो प्लस b इंटू एक्स की पावर 4, इसका भी काम हो गया सर। एक्स क्यूब वाले कितने टर्म दिख रहे हैं, तो प्लस एक्स क्यूब, अब ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना, एक्स क्यूब का सर एक टर्म यहां दिखा, ठीक है, और कहां दिख रहा है सर, एक्स क्यूब का मेरे को और कोई टर्म दिख रहा है, एक टर्म यहां दिखा, तो बिल्कुल अगल बगल दिख रहे हैं सर। तो मैंने एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया है, तो मेरे पास क्या बचा सर, यहां से बचा है c, यहां से बचा सर -3 है, क्लियर है। तो सर एक्स क्यूब का भी काम हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। तो अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखेंगे सर, प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म क्या क्या दिख रहे हैं सर, सबसे पहले ये दिखा -3b एक्स स्क्वायर, यानी यहां से -3b कॉमन हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि मैंने प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, इस टर्म का काम हो गया सर। और कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है सर, यहां पे दिख रहा है, क्या है सर, प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो यहां से मैं प्लस ए को कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर शुरुआत में कॉमन ले लिया। और कहीं एक्स स्क्वायर है, हां सर है, यहां पे है, क्या है, पी एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पे प्लस पी लिख लिया सर। और कुछ बचा एक्स स्क्वायर का, नहीं बचा। अब इसके बाद सर एक्स की पावर 1 की बात करेंगे। अब देखते हैं एक्स की पावर 1 के क्या क्या टर्म्स है सर। तो यहां पे शुरुआत से देखते जा रहे हैं, तो एक टर्म यहां मिला सर, क्या मिला, -3cx, तो आपने प्लस एक्स कॉमन लिया है, तो -3c यहां पे सर बच गया, इस टर्म का काम हो गया। और सर यहां पे एक एक्स वाला टर्म प्लस बी बचा, यहां से इस टर्म का भी काम हो गया। और कहां है सर, एक वहां पे है प्लस क्यू एक्स, तो यहां से सर प्लस क्यू बचा। तो सर सारे एक्स वाले टर्म भी हो गए। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा। क्या क्या कांस्टेंट टर्म बचा, तो सर शुरुआत से यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे अगर हम शुरुआत से देख रहे हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म c है, एक r है, प्लस c प्लस r, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पे प्लस c प्लस r, ये मेरा सर कांस्टेंट टर्म बचा। यानी मैंने क्या किया, अपने पॉलिनोमियल को प्रॉपरली अरेंज कर लिया, इस तरीके से अरेंज कर लिया कि सारे एक एक्स की पावर वाले कोफिशिएंट्स एक साथ है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अरेंज्ड है, बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल आया है वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर हैं। तो कब पॉसिबल है, दो पॉलिनोमियल आपस में तभी बराबर होंगे अगर उनके कोएफिशिएंट्स भी रेस्पेक्टिवली बराबर हो। अब कोएफिशिएंट्स पे एक एक करके बात करते हैं। अब यहां पे जब हम कोएफिशिएंट्स को एक एक करके कंपेयर करेंगे सर, तो ये पॉलिनोमियल इसके बराबर होना चाहिए। कंपैरिजन स्टार्ट करो। तो सर यहां पे जो x की पावर 5 का कोफिशिएंट है वो यहां के x की पावर 5 के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। यानी कि मैं अगर कंपेयर करूंगा सर, यहां कुछ नहीं है, मतलब आगे 1 लगा है, यानी कि सर इनको कंपेयर करके पता लग रहा है दोनों कोफिशिएंट बराबर, मतलब कि a बराबर 1। एक चीज आई आगे। अब x की पावर 4 वाले टर्म की बात होगी। क्या यहां पे आपको कहीं पे भी x की पावर 4 का टर्म दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। तो याद करो मैंने क्या सिखाया था, अगर कोई टर्म एब्सेंट दिखे मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है सर, 0 है। यानी यहां से मैं कह सकता हूं सर कि मेरा b क्या है, यहां से 0 है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई x की पावर 4 का टर्म ही नहीं है, तो यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए सर कंपेयर करने के बाद। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सर। अब एक्स क्यूब वाले टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं सर। तो अगर मैं एक्स क्यूब वाले टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं, तब ध्यान से देखना, यहां पे एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है सर, तो c-3a है बराबर। यहां पे एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है सर, -4 है। क्या है, -4 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बराबर -4। अब देखो a तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, a कितना है 1, तो a के बदले 1 डालो, तो c-3 गुने 1 3 हो जाएगा बराबर -4। इसको सॉल्व करो, c बराबर -4 + 3 कितना आ गया सर, -1 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी निकल के आई सर, c की वैल्यू यहां से मुझे -1 निकल कर आई। ये क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ABC तो आ गया सर। अब आगे बात करते हैं। अब उसके बाद सर एक्स स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर का सर मेरा क्या कोफिशिएंट है, तो -3b प्लस ए प्लस पी। अब ये किसके बराबर आना चाहिए सर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब कि सर +1 दिख रहा है। क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्या है सर, +1 है, बराबर +1 यानी कि 1 लिख दिया। अब देखो बी तुम निकाल चुके हो, तुम ए भी निकाल चुके हो, बस उनकी वैल्यू डाल दो तो पी आ जाएगी। अब देखो बी तुमने निकाला 0, तो -3b तो 0 बन गया, प्लस ए तुमने क्या निकाला भैया, तो ए निकाला है आपने 1, तो +1 प्लस पी बराबर 1। तो क्या दिख रहा है सर, आगे 0 है, कोई मतलब नहीं बैठता, मेरे पास आ रहा है p + 1 बराबर 1। 1 को उस तरफ भेज दूंगा तो 1 - 1 हो जाएगा, यानी कि p बराबर 0 आ गया। क्या आया सर, यहां से p बराबर 0 आ गया। क्लियर है। ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा नोट डाउन करके रखो, क्योंकि इसको मैं रब करूंगा, जगह नहीं है मेरे पास। कर लिया नोट। अब देखो यहां पे सर p तक की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर से आगे बढ़ेंगे तो क्या दिख रहा है सर, x की पावर 1 वाला टर्म कंपेयर करेंगे तो है -3c प्लस b प्लस q बराबर, यहां से x की पावर 1 का कंपेयर करो, क्या है कोफिशिएंट सर, +3 है, +3 लिख दिया। अब यहां पे फिर से सर वही कहानी, आपको c पता है, आपको b पता है, आप q निकाल लोगे। c कितना पता है सर, -1, c की वैल्यू डालो, -3 इंटू -1, और इसके बाद यहां पे प्लस b कितना पता है सर आपको, 0, प्लस q बराबर कितना है सर, +3 है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 3, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 + q बराबर 3 हो रहा है, 3 + q बराबर 3 हो रहा है, तो 3 को इस तरफ भेज दोगे, 3 - 3 0, तो q की वैल्यू कितनी आ गई सर, 0 आ गई। मैंने आपको कहा था ना pq 0 आएगा, देखो pq 0 आ गया, क्योंकि हमने जो मेथड 1 में किया था वो मेथड 2 से बाहर आना चाहिए, आ रहा है। ये फंडा क्लियर हुआ। अब अपने फाइनल पे बात करते हैं, वो जो मेरा कांस्टेंट बचा है, इसको भी नोट डाउन करो, मैं रब करूंगा। अब देखो यहां पे इसको रब कर देता हूं, तो यहां पे हम अपने फाइनल वाले पे बात करें सर, तो मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, c + r, और आपके पॉलिनोमियल का कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट टर्म क्या है सर, +1 है, यानी ये +1 के बराबर है। अब देखो c तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना निकाले हो, -1, वैल्यू डाल दो, -1 प्लस r बराबर 1, r बराबर -1 को उधर भेज दोगे, +1 बन जाएगा, r बराबर 2। तो आपने a b c p q r सब निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने a b c p q r सब निकाल लिया, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना कि आपने अपने कोशेंट को ax² + bx + c का फॉर्म माना था, आपने a b c निकाल लिया, a b c डालोगे आपको पूरा का पूरा अपने कोशेंट वाला पॉलिनोमियल ही मिल जाएगा, क्योंकि इसमें a b c ही तो नहीं पता है, ये पता चल गया, मेरा कोशेंट का पॉलिनोमियल मिल गया। ये फंडा क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपको p q r भी पता है, p q r को डालोगे आपके रिमाइंडर की कहानी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। डालो थोड़ा p q r, तो p q r को पुट करेंगे, क्लियरली दिख रहा है सर, p 0 है, q 0 है, बस r 2 निकल के आ रहा है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं p को 0, q को 0 और r को अगर क्या मानू सर, r को 2 मानू, तो देखो क्या आ रहा है, ये हो गया 0x² प्लस यहां पे आपका हो गया 0x + 2, तो अल्टीमेटली सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां पे मेरे पास क्या बचा, +2, तो क्या दिखा सर, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, रिमाइंडर की जैसे ही वैल्यू आ गई, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं बना। अगर रिमाइंडर 0 बन जाता तो मैं कह देता कि चूंकि मेरा रिमाइंडर 0 है, मतलब रिमाइंडर नहीं है, मतलब कि मेरा gx(f(x) का एक फैक्टर है, लेकिन चूंकि रिमाइंडर निकल कर आ गया, अब मैं तुरंत कह सकता हूं कि मेरी रिमाइंडर की कोई ना कोई वैल्यू आ गई है, मतलब मेरा gx(f(x) का एक फैक्टर नहीं है। और आपने तो एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल ली, आपने अपना पूरा का पूरा रिमाइंडर ही निकाल लिया। कितना निकल के आया सर, +2 निकल के आया। क्या निकल के आया सर, +2। नोट डाउन करो कहानी। मजा आया, आना चाहिए था, क्योंकि सवाल में जितनी चीजें तुमने पढ़ी थी ना, जिसको तुमको लग रहा था साइड लाइन है, इसका कोई काम नहीं है, उसी के बेसिस पे पूरा सवाल बन गया। और यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एग्जाम में इस मेथड से सवाल को सॉल्व करना, तुम मेथड 1 से ही सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैं तुमको बस इसलिए बता रहा हूं कि यहां जो तुमने कंसेप्ट एनालिसिस सीखा ना, ये कंसेप्ट एनालिसिस यहां और हायर क्लास में भी यूज हो सकता है। तो इस लेक्चर को यही पेंट करता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपने सारा नोट कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।